जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ बिंदुओं को पढ़ें। ए कह रहा है यह यस आकार का है। बी है इसकी तटरेखा चिकनी और सीधी है। सी कथन कह रहा है यह व्यावसायिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी और सी सभी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अटलांटिक महासागर के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? अटलांटिक महासागर में यहाँ पर 3 कथन। पहला कह रहा है यह यस आकार का है। अटलांटिक महासागर जो है यह यस आकार का है, तो यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर होगा अटलांटिक महासागर। इसकी तटरेखा चिकनी और सीधी है, तो यह बात गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है अत्यधिक क्या दंतुरित है, सीधी नहीं है। यह व्यावसायिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, यह बात भी सही है। व्यावसायिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा महासागर होगा? अटलांटिक महासागर। ए और सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे के रूप में जाना जाता है ईदगाह, खानका, इबादतगाह, दरगाह। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूफी संत के मकबरे के रूप में जाना जाता है, दरगाह के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह। यह मुस्लिम के धार्मिक स्थल में से एक है जिसे सूफी संत के मृत्यु के पश्चात दरगाह के रूप में बनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पूरा पाषाण स्थल है इनाम गांव, हुल्लूर, भीमबेटका, बुर्ज होम। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल है भीमबेटका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बुर्ज होम की बात कर लें, यहाँ से निवास स्थल मिले हैं। निवास स्थल कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय के किस स्थान पर लड़ी गई थी? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय के किस स्थान पर लड़ी गई? यह लड़ी गई थी उड़ीसा राज्य में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा राज्य में। यह युद्ध सम्राट अशोक व राजा अनंत पद्मनाथ के बीच लड़ा गया था। विश्व इतिहास में इसे सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध कहा जाता है, कलिंग युद्ध को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की एक सार्वभौमिक भाषा को किसके द्वारा समझा जा सकता है? पारंपरिक प्रतीक के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, अक्षर के द्वारा, विषयगत मानचित्र के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? मानचित्र की एक सार्वभौमिक भाषा को किसके द्वारा समझा जा सकता है? पारंपरिक प्रतीक के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पारंपरिक प्रतीक के द्वारा समझा जा सकता है। इनमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार के संकेत होते हैं। 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला जो होता है बिंदु, और दूसरा होता है रेखा, और तीसरा होता है क्षेत्र।
ये 3 संकेत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पारंपरिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विविधता का पूरक है? अपनी मातृभाषा में बोलना, खुद के त्यौहार मनाना, पैतृक गांव का दौरा, ट्रेन में सफर। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन विविधता का पूरक है? विविधता का पूरक है अपनी मातृभाषा में बोलना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपनी मातृभाषा में बोलना या विविधता का पूरक है। मातृभाषा का अर्थ किसी व्यक्ति के समाज व परिवार में बोली जाने वाली भाषा है। भारत के लगभग 1562 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है क्या कहलाती है? संयोग भूमि, खाड़ी, द्वीप, जल डमरू मध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है क्या कहलाती है? संयोग भूमि, स्थथम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए संयोग भूमि यानी स्थथम्स भूमि की एक संकरी पट्टी है जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है और 2 जल निकायों को अलग करती है। खाड़ी को हम क्या कहते हैं? खाड़ी जल का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। जल का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। द्वीप की बात कर लें, स्थल का छोटा सा भाग, स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं द्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, इसके बाद यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2016 में। वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है AD 2012। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी AD 2012। वर्षों की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? आदमी का तत्काल प्रवेश, पौधों और पशु साम्राज्य, भूमि, जल, वायु, पौधों और जानवर, पर्यावरण के विभिन्न कार्य क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? जीवमंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भूमि, जल, वायु, पौधे व पशु से मिलकर जीवमंडल बना है। इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्यूस ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? केवल कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच, केवल मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, अर्कांटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बीच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? तो वह होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा को हम समझ लेते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा।
0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष में एक बार सूर्य मकर रेखा व कर्क रेखा के बीच रहता है और इस समय यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के समानुपातिक आकार और आकृति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? महाद्वीपों के समानुपातिक आकार और आकृति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो वह है ग्लोब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु मॉडल है। यह महाद्वीपों के वास्तविक आकार और आकृति को सही अनुपात में दिखाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पर एक पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इसमें लंबे पाठ शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए लंबे पाठों को याद रखना मुश्किल होता है। वहीं बी कथन कह रहा है इसे याद रखने की सुविधा के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, या ऐसा होनी चाहिए जिससे सभी सामाजिक समूह इससे जुड़ सकें। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, इसे विशेष रूप से इतिहास लेखन में किसी विशेष विचारधारा का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में एक पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इसे लंबे पाठ शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए लंबे पाठों को याद रखना मुश्किल होता है। तो यह बात गलत होगा। इसे याद रखने की सुविधा के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह भी जो है गलत है। याद रखना जो है यह निगेटिव टैग वर्ड है। ऐसा होना चाहिए जिससे सभी सामाजिक समूह इससे जुड़ सकें। तो यह बात सही है। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसे विशेष रूप से इतिहास लेखन में किसी विशेष विचारधारा का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो यह भी बात गलत होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके मौसम की जानकारी का संग्रह एकत्रित करना का एक उदाहरण है। प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा, तृतीयक डेटा, व्यापक डेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2021 में बना हुआ था कथन में। मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके मौसम की जानकारी का संग्रह एकत्रित करना एक उदाहरण है। यह उदाहरण है प्राथमिक डेटा का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक डेटा का उदाहरण है। प्राथमिक डेटा वह होता है जिसे सीधे मूल स्रोत से पहली बार एकत्र किया जाता है। मौसम उपकरणों द्वारा लिया गया डेटा किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? बच्चे को बेहतर बनाने के लिए सतत परीक्षण, बच्चे के व्यवहार का निरंतर अवलोकन, सिर, हृदय और हाथ की शिक्षा, कमजोर अपात्र छात्रों को उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? यह केंद्रित है बच्चों के व्यवहार का निरंतर अवलोकन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के सीधे और विकास का निरंतर आकलन करता है। इसका मुख्य ध्यान बच्चे के व्यवहार के नियमित अवलोकन पर होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश से सज्जित करना चाहिए। लिंग के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की क्षमता, सामाजिक दबाव झेलने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता, सामाजिक प्रथाओं की
रक्षा करने की क्षमता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता से सज्जित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य बच्चों में तर्क संगत और स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है, न कि केवल सामाजिक नियमों का पालन करना या परंपराओं की रक्षा करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए महत्वपूर्ण था। कपास, सोना और कीमती पत्थर, चांदी व तांबा, कंबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करें, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए महत्वपूर्ण था। तो वह है कंबल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र ग्रंथ में मौर्य काल के विभिन्न प्रांतों के विशेष साधनों का वर्णन है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात कर लें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्फोरा एक डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकते मिट्टी के बर्तन, लंबे दो हत्थे वाले जार, छिद्रित बर्तन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम्फोरा एक डैश डैश था। लंबे दो हत्थे वाले जार थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। या जो है सुराही के नुमा होता था, या जो है सुराही के नुमा, और यहाँ पर जो है हत्था लगा हुआ होता था, जो कि इसका प्रयोग तरल पदार्थों के रूप में किया जाता था। इसका प्रयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना महत्व था कि इसे डैश डैश कहा जाता था। काला जादू, काला आकर्षण, काला पत्थर, काला सोना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना महत्व था कि इसे डैश डैश कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। प्राचीन रोमन में काली मिर्च का मूल्य सोने के बराबर था, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता था और वस्तु मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी पहिया, चरखा और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश के दौरान किया गया था। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, फारसी पहिया, चरखा और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश के दौरान किया गया था। मध्यकाल के दौरान किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मध्यकाल। फारसी पहिया, चरखा और आग्नेयास्त्रों जैसी तकनीकों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का काल था। मध्यकाल का समय पूछा जाता है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी। 1750 ईसा पूर्व है। इस अवधि में सिंचाई के लिए फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का उपयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है?
बलवन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बलवन। प्रशस्ति एक प्रशंसात्मक शिलालेख है जो शासकों के गुणों और साम्राज्य का बखान करती है। बलवन दिल्ली के मामलुक राजवंश का शासक था। बलवन जो है दिल्ली के मामलुक राजवंश का शासक था, मामलुक राजवंश का, या नौवां शासक था, नौवां शासक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान डैश डैश किया गया था जब एक राजा ने एक क्षेत्र जीता। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए भले ही वह जन्म से एक क्षत्रिय ना हो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हिरण्य का शिकार करने से पहले पुत्र के जन्म के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान डैश डैश किया गया था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान एक प्राचीन संस्कार था जिसमें राजा को क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म माना जाता था भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को डैश डैश के रूप में जाना जाता था। ग्रामम, श्रेणिस, नगरम, सभा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को डैश डैश के रूप में जाना जाता था, नगरम के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नगरम। चोल काल में व्यापारियों के संघों को नगरम कहा जाता था। ये संघ व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य डैश डैश से जुड़ा है। बंगाली, असमिया, उड़िया, मैथिली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाथ साहित्य डैश डैश से जुड़ा हुआ है बंगाली से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बंगाली। नाथ साहित्य मध्यकालीन बांग्ला साहित्य की एक प्रमुख शाखा है जो नाथ पंथ और योग साधना पर आधारित है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उपदेशात्मक, पहला होता है उपदेशात्मक और दूसरा होता है व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी रहने वाले हैं। क्वेश्चन कर रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया जिसे डैश डैश के रूप में जाना गया। यह जाना गया खुदाई खिदमतगार आंदोलन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती चलाया जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को ही लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव 1929 के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव 1929 के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
26 जनवरी 1930। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर डैश डैश का एक उदाहरण है। मंदाकिनी, तारामंडल, तारे, आकाशगंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिग बियर डैश डैश का एक उदाहरण है तारामंडल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तारामंडल का उदाहरण है। बिग बियर यानी उर्सा मेजर एक तारामंडल है। यह तारों का एक समूह है जो रात के आकाश में एक विशिष्ट आकार बनता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। सेकंड ऑप्शन है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल न्यू मून यानी अमावस्या को ही पृथ्वी की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय समान है। फोर्थ ऑप्शन है, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2018 में और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय समान है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रमा का अपनी ध्रुव पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने का समय बराबर है, जिससे तुल्यकालिक परिभ्रमण कहते हैं। इसी कारण चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश डैश घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, देशांतरों का आकार बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ही हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, देशांतरों का आकार समान रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, देशांतरों का आकार समान रहता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं जो ध्रुवों पर मिलती हैं और सभी की लंबाई समान होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस है वह समय जिसके दौरान सूर्य पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच पे मानक समय की माप, अपनी ध्रुव के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की अवधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस है अपनी ध्रुव के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी दिवस का अर्थ है पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगने वाला समय, जो लगभग 24 घंटे का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।